तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको प्रूव करने के लिए सटन एंड बवेरी ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, यूज़ किए थे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। उन्होंने कंपेयर किया था क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस पैटर्न्स को फैक्टर्स के, या जिसको आजकल हम बोलते हैं जीन, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न से। उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस पैटर्न और जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न ये कैसा होता है, सिमिलर होता है। दे बिहेव इन अ सिमिलर वे। वो किस तरीके से मूव करते हैं, एक जैसे तरीके से मूव करते हैं। दोनों के पैटर्न्स बिल्कुल सेम थे। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उन दोनों ने बताई, उसी को यूज़ करके थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने और इनके कलीग्स ने मिलकर क्या डिस्कवर किए, बेसिस ऑफ वेरिएशन की वेरिएशन किस वजह से आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। हम लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस, मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो दैट इज मियोसिस। मियोसिस में देयर कम्स वेरिएशंस। अब ये जो वेरिएशंस आते हैं मियोसिस में, ये क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो इसको डिस्कवर किया मॉर्गन ने और उनके कॉलीग्स ने। उन्होंने ये भी बताया था कि ये वेरिएशंस कितने % तक आ सकते हैं, कितने वेरिएशंस आ सकते हैं मैक्सिमम, क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की। तो मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज़ किया, दैट इज़ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिलिया मेलानोजेस्टर। ये इसका फिगर है। दिस वन इज मेल, ए इज मेल, बी इज फीमेल। अब इन्होंने ड्रोसोफिलिया मेलानोजेस्टर ही क्यों चूज़ किया, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न इज़ कि ये बहुत ईजीली इसको हम ग्रो करवा सकते हैं किसी भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इन लेबोरेटरी। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ईजीली हो जाता था। सेकेंड वॉज दे कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, जो कि बहुत छोटा टाइम स्पैन है। 2 वीक्स में इनका लाइफ स्पैन लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत जल्दी उनको अलग वेरियस नंबर ऑफ जनरेशन्स को स्टडी करने का चांस मिलता था। उनको बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता था। और साथ ही वो क्या प्रोड्यूस करते थे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनीज प्रोड्यूस करते थे। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनीज प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता था, उनको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल जाते, बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाते थे टेस्टिंग के लिए। थर्ड वॉज कि मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजीली डिस्टिंग्विशेबल। देख सकते हैं फिगर में भी मेल फ्लाइज कैसी है, स्मॉल, फीमेल फ्लाइज कैसी है, लार्ज। ओके, तो ये बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है। फोर्थ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनमें कैसे थे, बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन स्ट्रेस होते थे, और वो भी बहुत इजीली, बहुत सिंपल वेरिएशंस इनमें थे, जो कि बिल्कुल लो पावर माइक्रोस्कोप्स में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे तब हम देखते हैं कि इनके आई कलर्स में वेरिएशन थे, इनके विंग टाइप्स में वेरिएशन थे। तो इस तरीके से जो इजीली ट्रेसेबल वेरिएशंस थे, इस टाइप के बहुत सारे वेरिएशंस इनमें होने की वजह से ये एक बहुत ही सूटेबल ऑर्गेनिज्म था वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट इज, अब आगे बढ़ने से पहले इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली समझने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने मियोसिस पढ़ा था तब। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन। तो ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं इन द चैप्टर सेल डिविजन। जो नई टर्म है वो है लिंकेज। लिंकेज एज द वर्ड सजेस्ट, लिंकेज का मतलब होता है अटैचमेंट। तो ये लिंकेज किसके बीच में था, द लिंकेज वॉज बिटवीन जीन्स, एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने वाले जीन्स। क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमोसोम इज अ सेगमेंट ऑफ वेरियस जीन्स अटैच टुगेदर। एक क्रोमोसोम पे जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ये क्या है, अलग अलग जीन्स है जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कोड कर रहे हैं। अब ये जो हर एक जीन है ये एक डिफरेंट कैरेक्टर के लिए कोड करता है, लेकिन ये सब कैसे है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और एक दूसरे से अटैच्ड है, लिंक्ड है। तो इस चीज़ को ही क्या बोला जाता है, लिंकेज। ये कैसा कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है, फिजिकली लिंक्ड है एक दूसरे से, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। एक बार हम डेफिनेशन को प्रॉपर्ली देखते हैं। व्हेन 2 जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस आर सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन was much higher than the non-parental type. अब parental combinations का proportion much higher था in dihybrid cross than non-parental combination का। ये क्यों हो रहा था, जब सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ओके, तो इनका
इनमें रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। जब दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज रिड्यूस्ड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी क्या है, अटैच्ड रहने की। इस वजह से जब भी डाईहाइब्रिड क्रॉस होता था तो जो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन है वो मच हायर रहता था देन न्यू कॉम्बिनेशन से। जैसे कि हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, राउंड एंड येलो ये था पेरेंटल टाइप, एंड व्रिंकल्ड एंड ग्रीन ये था दूसरा पेरेंटल टाइप। तो इससे जो हमको बाद में प्रोजीनीज मिले वो मिले थे 9:3:3:1 के प्रोपोर्शन में। तो ये 9:1 जो थे ये कौन से थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मतलब अराउंड 10:6 के प्रोजीनीज में अगर हम इसको डालते हैं तो हाई कॉम्बिनेशन मिलता है हमको पेरेंटल का। ओके, और इसके लिए रीजन क्या बताया मॉर्गन ने? मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशंस ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये जो जीन्स की एक दूसरे से अटैच रहने की टेंडेंसी है, जो ऐसे जीन्स की जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसको मॉर्गन ने क्या बताया, लिंकेज। ओके, दिस इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म लिंकेज। क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन्स का, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन्स का एक दूसरे से अटैच रहना, इसको क्या बोलता है, लिंकेज। अब ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें किसकी वजह से मिलता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं जीन। एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमें न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। उसके वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डाईहाइब्रिड क्रॉस is called recombination. When genes are located on the same chromosome, they are tightly linked and show very low recombination. जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दिस इज द सेम क्रोमोसोम। अब जब एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा क्या, नहीं। कब होता है रिकॉम्बिनेशन, जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट है। अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है बहुत कम और लिंकेज होता है हाई। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जीन्स का सेपरेशन होता है। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, मतलब सेपरेट हो रहे हैं वो जीन्स। अगेन लिंकेज कीप्स द जीन्स टुगेदर। क्या करता है, सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है उनको होल्ड करके रखता है टाइटली, इसलिए keeps the genes together. Next, involves the exchange of segments between non-sister chromatids. Genetic segments क्या होते हैं, exchange होते हैं between non-sister chromatids of homologous chromosomes. It involves individual chromosome. इसमें क्या होता है, complete एक single individual chromosome involved होता है, ना कि segment of genes. Next, the frequency of crossing over can never exceed 50%. क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% को एक्सीड नहीं कर सकती। मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है, 50%। बाकी 50% हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। न्यू कॉम्बिनेशन हमें कितने मिल सकते हैं, एट मैक्स 50%। वही लिंकेज का नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, लिंकेज मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, देयर आर 23 पेयर्स। ह्यूमन्स आर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसका हाफ हैप्लॉइड में कितने रहेंगे,
23 क्रोमोसोम्स। तो 23 इज द नंबर ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। 23 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट है ह्यूमंस में। इसी तरीके से हम डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देम। फोर्थ इज इट इंक्रीजेस वेरिएबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। वेरिएशंस किसके वजह से आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर के वजह से। भाई लिंकेज क्या करता है? रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी। क्या करता है? जो इनिशियल कॉम्बिनेशन, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, उसको मेंटेन करवा के रखता है, जेनेटिक चेंजेस नहीं आने देता, देयरफॉर इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी। अब देखते हैं कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो ये जो फ्रूट फ्लाइज थी, जो ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर था, इसमें इन्होंने काफ़ी सारे सेपरेट कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किया वो था येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, और दूसरा था ब्राउन बॉडी रेड आइड। अब इसमें से जो येलो बॉडी था वो डोमिनेंट था ओवर ब्राउन एंड वाइट आइड्स वर डोमिनेंट ओवर रेड आइज। तो Y से डिनोट किया गया येलो बॉडीड को एंड Y प्लस से डिनोट किया गया ब्राउन बॉडीड को। वाइट आइड अगेन W, रेड आइड वाज डिनोटेड बाय W प्लस। अब ये प्लस क्या डिनोट करता है? तो दिस इज वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। अब ये वाइल्ड टाइप क्या होता है? वाइल्ड टाइप ऑफ जीन मीन्स जो नेचुरली प्रेजेंट है, जिसके अंदर कोई म्यूटेशंस नहीं हुए हैं, नो म्यूटेशंस हैव ऑकर्ड इन सच जीन्स। ऐसे जीन्स को क्या बोला जाता है? वाइल्ड जीन्स। ओके, तो मॉर्गन ने क्या किया? उनके एक्सपेरिमेंट में व्हाट डिड ही फाउंड? ही फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वेर ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वेर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। वही कुछ जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होने के बाद में भी उनमें थोड़ा हायर रिकॉम्बिनेशन मिला देन कंपेयर टू अदर जीन्स। ये कैसे हुआ ये हम देखते हैं। ठीक है, दैट विल सी फर्दर बाय डायग्राम्स। ये जो डायग्राम्स दी हुई है, हम ये डायग्राम्स में इस चीज़ को समझते हैं और अच्छे से। ये एक क्रॉस, दिस इज सेकेंड क्रॉस। पहले हम स्टडी करते हैं क्रॉस ए को। इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन है येलो बॉडीड, वाइट आइड, एंड ये जो है दैट इज ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। ओके, तो दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रेसेसिव। लेकिन ये दोनों भी कैसे? ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगेन F1 जनरेशन में क्या होगा? इनका हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा। सो दिस कम्स हियर एंड दिस गोज विथ दिस। तो ये क्या हो गया? ये हमारा F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गया। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको यहाँ पे ये दोनों में। ओके, अब ये थे F1 हाइब्रिड। इसका अगेन क्या, इनके बीच अब इनका क्या किया जाएगा? अगेन क्रॉसिंग विथ सेल्फ। ओके, अब इनमें, अब जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, इनके रिप्रोडक्शन को स्टडी किया गया, तो क्या पता चला कि पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन कितने परसेंट आ रहा था? इट वाज अबाउट 98.7%। और जो न्यू कॉम्बिनेशन, जो वेरिएशंस आए, वो कितने हैं? अराउंड ओनली 1.3%। देख सकते हैं इनिशियली Y was with W, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एंड Y प्लस एंड W प्लस, दिस इज अनदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 98.7% कॉम्बिनेशन हमें किसका मिला? Y प्लस W प्लस Y W। और 1.3% ही कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला? न्यू वाला, दैट इज Y प्लस विथ W एंड Y विथ W प्लस। ओके, Y प्लस एंड W एंड Y एंड W प्लस। ये जो है, ये दोनों कैसे है? न्यू कॉम्बिनेशन से। और ये हमको कितने मिले? सिर्फ 1.3%। अब हम स्टडी करते हैं दूसरा क्रॉस। एक बेसिक डिफरेंस विच आई लाइक टू पॉइंट आउट, यहाँ पर हम एक जो नॉर्मली देख सकते हैं कि इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसा था? बहुत कम। और यहाँ पे कंपेरेटिवली जो डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में, ये कैसा है? ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू क्रॉस ए। अब यहाँ पर वाइट बॉडी, वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स
ये एक क्रॉस है, देन सेकेंड वन इज W प्लस एंड M प्लस, अगेन प्लस डिनोट्स वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. अब अगेन हम इस क्रॉस को स्टडी करते हैं. इससे जो F1 हाइब्रिड मिला दैट वॉज दिस सेगमेंट गोज हियर, दिस सेगमेंट कम्स हियर. देख सकते हैं हम इसी तरीके का मिल रहा है हमें. ओके, नेक्स्ट अगेन सेम स्टेप विल बी रिपीटेड. इनका रिप्रोडक्शन को स्टडी किया तो इस बार अब पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन हमें कितना मिला 62.8% और रिकॉम्बिनेंट दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन हमें मिले 37.2%. स्टिल न्यू कॉम्बिनेशन का परसेंटेज कैसा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कम है. पेरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा है, न्यू कॉम्बिनेशन का परसेंटेज कम है. बट कंपेयर टू क्रॉस ए ये ज़्यादा है. तो क्रॉस बी में न्यू कॉम्बिनेशंस आर ग्रेटर देन क्रॉस ए. इसका रीज़न, इसका एक बेसिक रीज़न जो हम बता सकते हैं दैट इज़ कि ये दोनों जीन्स कैसे थे, बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है बिकॉज दे आर जस्ट प्रेजेंट नेक्स्ट टू ईच अदर. तो ये कैसे है, टाइटली लिंक्ड है, Y एंड W. ओके, दीज आर टाइटली लिंक्ड because of shorter distance between them. वहीं पे जो W एंड M ये जो जीन है इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है. इस वजह से इनका जो लिंकेज है वो कैसा हो गया, लूज. लिंकेज इज लूज. इस वजह से जो रिकॉम्बिनेशन हो गया उसका परसेंटेज क्या हो गया, हाई. ओके, तो दिस इज अब प्रूफ फॉर जो मॉर्गन ने बताया था कि जितना टाइट लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा. टाइटर द लिंकेज lesser will be the recombination, and how much loose is the linkage that determines how much more the recombination could happen. Okay, तो ये क्रॉसेस स्टडी करके हमें ये प्रूफ मिलता है कि किस तरीके से मॉर्गन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था. तो अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. व्हाट डज सेक्स डिटर्मिनेशन मीन? सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस वजह से डिटरमाइन होता है, कौन सी वो चीज़ है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है कि व्हाट इज़ मेल और व्हाट इज़ फीमेल. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर. और इस प्रोसेस को जिसके वजह से ये दोनों अलग अलग होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि दिस इज़ मेल, दिस इज़ फीमेल, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लेकिन सबसे पहली बार जो काइंड ऑफ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ वो किया साइंटिस्ट हैनकिंग ने इन अराउंड 1891. तो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स के साथ. ही वॉज ट्राइंग टू डिटरमाइन द सेक्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स के साथ जब वो स्टडी कर रहे थे तो उस स्टडी में उन्होंने क्या ट्रेस किया, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन फ्यू इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स में उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ट्रेस किया. वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने कब ट्रेस किया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. उन्होंने इनको ये जो ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिला वो उन्हें मिला स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. formation of sperms. What is sperms? They are male gamete. Okay. तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे उनको क्या मिला, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिला कुछ इंसेक्ट्स में. तो ये कैसा था ये स्ट्रक्चर, ही ऑब्जर्व दैट दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज़ लोकेटेड ऑन 50% ऑफ स्पर्म्स ओनली. जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे उसमें से सिर्फ 50% में ये प्रेजेंट था और 50% में ये कैसा था, अब्सेंट था. तो ये जिनमें ये प्रेजेंट था
उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया, एक्स बॉडी। ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था उसको क्या बोला उन्होंने, एक्स बॉडी। वो इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए, उनको कम्प्लीटली नहीं समझ में आया कि एक्स बॉडी क्या है, बट ही डिटरमाइंड कि 50% ऑफ स्पर्म्स में ऐसा कोई एक फैक्टर प्रेजेंट है जो बचे हुए 50% ऑफ स्पर्म्स में नहीं है, और वही है जो मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा है। ओके, ये 50% में नहीं है और ये इस 50% में है। ये जो एक्स बॉडी इन 50% में प्रेजेंट है, इसी की वजह से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। जब फर्दर इस चीज़ पे रिसर्च हुआ, आगे इस चीज़ पे स्टडी की गई, तो पता चला दे कंक्लूडेड दैट एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोजोम, कि ये एक्स बॉडी क्या है, एक क्रोमोजोम ही है। ओके, और इसीलिए इस एक्स बॉडी को क्या नाम दिया गया, एक्स क्रोमोजोम। Later it was observed that ovum that receives the sperms with X body becomes female and those not become male। क्या पता चला कि ओवम दैट इज जो X सेल्स है, ओवा सेल्स, इनमें से the ones that receives the sperm having X chromosome, ठीक है, ये एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, फीमेल, एंड दोज नॉट बिकम्स मेल। और जिन एग को, ये जो सेकेंड वाला था, ये जो 50% नॉट कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम वाला था, अगर वो इसको फर्टिलाइज करता है स्पर्म विदाउट एक्स, तो क्या बनते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। इनको डिटरमाइन कौन कर रहा है, ये फैक्टर। अब सो दिस एक्स बॉडी वाज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम। ये बॉडी के वजह से ही सेक्स डिटरमाइन हो रहा था, इसलिए इस क्रोमोजोम को क्या बोला, इस क्रोमोजोम की वजह से डिटरमाइन हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेक्स क्रोमोजोम। ओके, कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कैसे होता है। तो इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन। ह्यूमंस में और काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, इंसेक्ट्स में किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, XY टाइप। जबकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कैसा प्रेजेंट है, लाइक ड्रोसोफिलिया, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट है। अब चाहे वो XY टाइप हो या XO टाइप हो, XY हो या XO हो, ये दोनों भी किसके सेक्स क्रोमोसोम्स है, मेल्स के। मतलब मेल्स कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल्स विल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, या जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। इसलिए ये कैसे हो गए, हेटेरोगेमस। इसलिए इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको क्या बोलता है, मेल हेटेरोगेमिटी। एक बार इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड दैट अबाउट 2 टाइप्स ऑफ sex determining mechanisms, that is exotype and XY type are present, but in both cases male produce 2 different types of gamete, either with or without X chromosome, या तो उसमें X chromosome रहेगा या नहीं रहेगा, या दूसरे जो XY टाइप है उसमें एक स्पर्म रहेगा जिसमें X क्रोमोजोम रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो Y रहेगा। सम गैमेट्स विद X क्रोमोजोम एंड सम विद Y क्रोमोजोम। लेकिन मेल्स कैसे रहेंगे, हेटेरोगेमस। इसलिए ये जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको क्या बोला जाता है, मेल हेटेरोगेमिटी। अब बर्ड्स में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अभी हमने पीछे जो देखा उसमें क्या था, मेल्स 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब बर्ड्स में कैसा होता है, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें फीमेल एग्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज या तो वो Z हो सकता है
या तो इट कैन बी W। और वही जो मेल्स होते हैं दैट आर Z। अब हेट्रोगेमस कौन है? फीमेल्स। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज फीमेल हेटेरोगेमेटी। अब चाहे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, मतलब नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल हो या फीमेल हो, एक स्पीशीज़ के अगर वो दोनों है तो उनमें ऑटोजोम्स का नंबर कैसा रहेगा? सेम। लेकिन सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम है, उसका नंबर क्या है? इट मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रासहोपर। ग्रासहोपर में हमें किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है? दैट इज एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें मेल्स हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोजोम्स besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosomes. grasshopper में मेल कैसा होता है? XO। O denotes none, no chromosome। O का मतलब क्या है? कोई क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेल में सिर्फ एक ही सिंगल सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ना कि पेयर। जबकि फीमेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, मतलब XX। तो ग्रासहोपर में जो मेल है वो कैसा है? 22 एंड X। और दूसरा है कि इसमें नहीं, देयर इज ब्लैंक। वही जो फीमेल्स है दे हैव 22 ऑटोजोम्स और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, मतलब दे हैव वन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा देन मेल्स। इसलिए ऑटोजोम्स का नंबर भले ही सारे एक स्पीशीज़ के सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम हो, सेक्स क्रोमोजोम का नंबर में वैरी। इसलिए कंपलसरी नहीं है कि अगर मेल और फीमेल है तो उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहेंगे। अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में अलग अलग नंबर प्रेजेंट हो सकता है। अब देखते हैं ह्यूमंस में कैसा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमंस में कैसा है? XY टाइप। अगेन ये XY टाइप XY किसके होते हैं? मेल के। दिस इज मेल फीमेल। मेल प्रोड्यूसेस XY, फीमेल हैज XX प्लस 20, it is plus 22 ऑटोजोम्स, फीमेल प्लस 22 ऑटोजोम्स। तो ये ऑटोजोम्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है मेल में और फीमेल में, दोनों में। वेरी कहाँ पे कर रहा है? ये XY एंड हियर XX। तो आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन मेल एंड फीमेल आर एग्जैक्टली सेम। ये 23 जो सेम है इनको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। जो ऑटोजोम्स क्या होते हैं? जो बॉडी के बाकी कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एक्सेप्ट द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाकी हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमारी हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारा ब्लड टाइप, ये सारी चीज़ें ऑटोजोम्स डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हमारा जेंडर क्या होगा, हमारा सेक्स क्या होगा, वो किससे डिटरमाइन होता है? सेक्स क्रोमोजोम से, विच इज़ द 23rd पेयर। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, जबकि मेल में इट इज़ X एंड Y। एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा कौन सा होता है? Y। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज सेम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैसा है? सेम है, दैट इज 46, दोनों में भी, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। अब मेल्स दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, एक है X, दूसरा है Y। तो अब ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, ओके। बिकॉज एग कैसा रहेगा? सिंगल टाइप, XX। चाहे कोई भी हो, फीमेल से हमेशा कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? उसके
बेबी को, दैट इज एक्स क्रोमोजोम ही वो पास ऑन करेगी. तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स. 50% कैरीज वाई क्रोमोजोम प्लस रिमेनिंग कंटेन्स एक्स क्रोमोजोम. तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स और यहाँ पे 22 प्लस वाई, इस तरीके के 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे स्पर्म में. अब ये स्पर्म अगर एक्स कंटेनिंग है और वो फर्टिलाइज करता है फीमेल को, तो बेबी का में कौन से क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 22 पेयर्स प्लस ये एक्स. तो दैट इज जो बेबी उसका जेंडर क्या आएगा, शी विल बी फीमेल. वही अगर ये वाई कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स वाई, दैट विल बी अ मेल. सो female produce only one kind of gamete, that is ovum having X chromosomes only. When sperms having Y chromosome, the sex of the baby is male, and when sperm carrying X chromosome fertilizes the egg, sex of the baby is female. वापस से एक बार देख लेते हैं. अगर X fertilizes the egg, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, XX, that is a daughter, that is female. If X goes with another X, again daughter, that is female. If the Y containing sperm fertilizes the egg, so the sex of the progeny will be male. Again, if the Y containing fertilizes the egg, then again there will be a male. अब अगर हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो इट इज 1 + 1, that is 2, then 1 2. तो 2:2, मतलब 50% चांस होता है दोनों भी टाइप के स्पर्म्स का एग को फर्टिलाइज कर पाने का. 50% प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की विथ आइदर ऑफ द स्पर्म. इट मे बी एक्स, इट मे बी वाई, एंड इसीलिए 50% प्रोबेबिलिटी है कि द बेबी मे बी बॉय और गर्ल. एंड डिटरमाइन कौन कर रहा है कि व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द बेबी, बिकॉज फीमेल से तो एनी हाउ कौन सा गैमेट जाना है, एक्स, और लेकिन डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल. दैट इज स्पर्म किस टाइप का है वो डिटरमाइन करेगा कि बेबी विल बी मेल और फीमेल. इसलिए सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स.